संभल से बड़ी खबर आ रही है। परियों वाला मंदिर धर्मशाला की खोज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर की धर्मशाला जो गायब हो गई थी उसकी खोज हुई है। मंदिर के पास बने मकान के कागजात की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्व रिकॉर्ड में धर्मशाला दर्ज है। 1978 के दंगों के बाद से मंदिर की धर्मशाला पर कब्जा है। हिंदुओं के पलायन के बाद धर्मशाला पर घर बना दिए गए। नखासा के रायसत्ती इलाके में थी ये धर्मशाला, लेकिन अब ये धर्मशाला कहीं नजर नहीं आती है और इसी वजह से इलाके के लोग कहते हैं, हिंदुओं का कहना है कि धर्मशाला गायब कर दी गई है। दरअसल धर्मशाला पर घर बना दिया गया है, ये दावे हैं। 1978 में यानी कि 44 साल पहले जो दंगे हुए थे उसके बाद बहुत कुछ बदला था संभल में और इसी दौरान कहा जा रहा है कि परियों वाला मंदिर की जो धर्मशाला थी वो भी गायब कर दी गई और अब इसकी तलाश तेज कर दी गई है। मंदिर के आसपास जितने भी मकान बने हैं उनके कागजात खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने ये काम शुरू कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में धर्मशाला का जिक्र है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये धर्मशाला अस्तित्व में नहीं है। यही वजह है कि धर्मशाला की तलाश शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे। महाकुंभ शुरू होने के बाद ये मुख्यमंत्री का पहला दौरा है। यहां वो महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 11:45 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। आपको बता दें, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। सीएम योगी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे इंतजामों और मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे। 22 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को लेकर तारीखें अलग अलग आ रही हैं। इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। पहले ये बैठक 21 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब 22 जनवरी को होगी। प्रशासन ने कैबिनेट मीटिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 7वां दिन है। इससे पहले कल छठे दिन 42 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। कल रात 8 बजे तक 32 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के अलग अलग घाटों पर स्नान किया था, जबकि 10 लाख कल्पवासियों ने गंगा स्नान किया। अब तक 12 से 18 जनवरी के बीच 7 करोड़ 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 या फिर 28 जनवरी को प्रयागराज दौरे पर जा सकते हैं, जहां अमित शाह महाकुंभ में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करते नजर आएंगे। 27 या 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज में होंगे, महाकुंभ क्षेत्र में होंगे और ये उम्मीद है कि इस दौरान स्नान ध्यान भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान पर हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया। बीती रात ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें 100 पुलिस वाले लगे थे। ठाणे के एक रेस्टोरेंट से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को आज पुलिस बांद्रा की अदालत में पेश करेगी। तो यही है वो शख्स जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया था, चाकू से हमला किया था। एक बार नहीं बल्कि कई बार अटैक किया। सैफ अली खान को अस्पताल ले जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि ये चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था और शोर मचाया जब नौकरानी ने, तो सैफ बाहर निकले और इसी बीच हाथापाई हुई। सैफ पर इसने अटैक किया और वहां से भाग निकला। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। 100 पुलिस वालों की टीम बनाई गई थी। अलग अलग इलाकों में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर आरोप है कि इसी ने सैफ पर हमला किया है। आज इसे अदालत में पेश किया जाएगा।
गिरफ्तार आरोपी पर मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा है। खुलासा यह है कि आरोपी का असली नाम मोहम्मद इलियास है। पहचान छिपाने के लिए उसने विजय दास अपना नाम बताया, लेकिन दरअसल उसका असली नाम है मोहम्मद इलियास। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी। आज अदालत में पेश करने के बाद इसकी कस्टडी भी लेगी पुलिस और उसके बाद कोशिश होगी कि क्या हुआ था उस दिन जिस दिन सैफ पर हमला किया था इसने, और घटनाक्रम को से जुड़े हर एक सवाल का जवाब पुलिस इससे हासिल करने की कोशिश करेगी। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं अगर किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो अयोध्या नगर निगम ने हेल्थ एटीएम की शुरुआत की है। हेल्थ एटीएम क्या है, वहां पर एक आम श्रद्धालु कैसे क्या सुविधा हासिल कर सकता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में जहां महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। अगर किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर के नजदीकी अयोध्या नगर निगम ने हेल्थ एटीएम की शुरुआत की है, जहां अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में चेकअप कराया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 18 प्लेसेज पे 2,92,00,000 रुपए से ये हेल्थ एटीएम लगाए गए थे और इन हेल्थ एटीएम का संचालन ट्रायल बेस पर अभी तक हम लोगों ने किया है। अब इसको हम एक टेंडर करके टेंडर के माध्यम से एक विशेषज्ञ एजेंसी के द्वारा हम इसका संचालन करने जा रहे हैं, जिससे कि क्वालिटी सर्विस सभी को मिलेगी, एक गुणवत्ता और एक समयबद्धता के साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही लो कास्ट में यहाँ पे जो भी हो चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। अयोध्या में लगभग 2,92,00,000 रुपए से हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं, जहां आसानी से टेस्ट किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाते हैं, चाहे मतलब कोई श्रद्धालु गया, तो भीड़ की वजह से क्या है कि उन लोगों की तुरंत तत्काल रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ना कोई जांच हो पाती है। तो हमारे हेल्थ एटीएम में क्या है कि आप तत्काल रिपोर्ट पा सकते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी टेस्ट हो सकते हैं। ऐसे इसमें सुविधाएँ हैं सर। जो बेसिक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो हमारे कुछ ब्लड के टेस्ट हैं उसमें कुछ कॉस्ट अवेलेबल है सर। जैसे मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन है, शुगर है, 30 रुपये है, 30 रुपये है, और ये आपका डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, HIV, यूरिक एसिड, आपका क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल, इस पर 50 रुपये है। राम मंदिर के प्रवेश मार्ग से महज 500 मीटर दूरी पर श्री राम अस्पताल के बगल में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ट्रायल के बाद इन्हें शुरू किया जा रहा है। शुगर की है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, हम लोग जो यूरिन टेस्ट करेंगे उसके 10 पैरामीटर्स पे करेंगे, टाइफाइड, डेंगू, स्किन का टेस्ट, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत रिजनेबल रेट्स पे हम लोगों ने कर रखी है। चूँकि हमारे महानगर वासियों को ये सुविधा मिल रही है और यहाँ पर आकर लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और ये करीब 14 स्थलों पर ये हमारे लग रहे हैं, और हमारे महानगर की जनता और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की पैथोलॉजिकल जांच से संबंधित अब कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में होने वाली मेडिकल टेस्ट जैसे ही इन हेल्थ एटीएम में फायदा मिलेगा। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, वहां स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए एक और सुविधाएं मिलने जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। संभल में प्रशासन की ओर से कराए जा रहे तीर्थों के संरक्षण का असर दिखने लगा है। गाजियाबाद से 40 श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थों के दर्शन के लिए पहुंचा। श्रद्धालुओं ने 46 साल बाद खुले खग्गू सराय मंदिर के दर्शन किए। हो सकता है कि भगवान के यहाँ पर बुलंदशहर से खबर, जहां काली नदी के पुल के पास सड़क हादसा हुआ। ओवरटेक के दौरान डंपर और बाइक का अचानक ही संतुलन बिगड़ गया। डंपर पलटकर खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौत हुई है, जबकि एक महिला जख्मी है। थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और तमाम
ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड परेशानी का सबब बन रहा है। बर्फबारी से पहाड़ों में शीतलहर का मौसम चल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मैदानों में भी पहाड़ों के मौसम का असर दिख रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़ी कर रही है। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए। बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 22 दिनों से यातायात के लिए बंद है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये जो ताज़ा बर्फबारी कल आफ्टरनून को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड अफेक्टेड हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है, ये विद इन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। वैष्णो देवी में भी बर्फ की बारिश गिर रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिला है। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर भी घिरा हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे कानपुर समेत लगभग सभी शहरों में ट्रेन लेट चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और इसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है। यशस्वी जायसवाल को पहली बार वनडे क्रिकेट का मौका मिला है, तो वहीं मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। टीम इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने सभी मैच दुबई में खेलने वाली है। अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक बार फिर रोहित पर ही भरोसा जताया है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह को टीम में चुना गया है। शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वहीं मोहम्मद शमी की एक बार फिर टीम में वापसी हुई है। साल 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद उन्होंने भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है। यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के लिए टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं ऋषभ पंत विकेटकीपर की पहली पसंद बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। भारत के ग्रुप में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। भारत अपने सभी मैच यूएई में खेलेगा। भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान, तो वहीं 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया फिर से रंग में लौटेगी।
इधर महाकुंभ मेले में चर्चा में आए आईआईटी बाबा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईआईटी बाबा महाकुंभ मेले में विवादों में आ गए थे। उनके साथ रहने वाले बाबा ने दावा किया कि आईआईटी बाबा अभय सिंह अज्ञातवास में हैं। हालांकि वो महाकुंभ क्षेत्र में ही हैं, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आएंगे। संत भी इस बात से परेशान हैं कि आखिर अखाड़े के नियमों का पालन वो क्यों नहीं कर रहे। गुरु को मानने से भी इनकार कर रहे हैं और परंपरा का पालन भी नहीं कर रहे। इसी वजह से अब वो किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। जैसे उनको कह रहे आओ महाराज, वो आ नहीं रहे हैं। और लाइन में वहाँ से सब उनकी सब व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी। वो खड़े होने के लिए वहाँ बोलो वो बैठ रहे, बैठने के लिए कहो वहाँ खड़े हो रहे, जहाँ शांत रहने के लिए कहो वहाँ वो बोल रहे। ऐसा क्यों? क्या कर रहे थे ऐसा जो ऐसी एक्टिविटी उनकी हो रही थी? अब वो जाने, वो थोड़ा सा नहीं, आप रह रहे थे ना साथ में आपने देखी होंगी चीजें। बहुत अच्छे रहे, वो बहुत अच्छे रहे। और कल भी हमने उनका सुना कुछ मीडिया में कि वो बोल रहे थे कि नहीं मैं तो अपने आप में संतुलित हूँ, हाँ मेरी मानसिक स्थिति कोई खराब नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यहीं पे हैं, लेकिन वो किसी को गुरु मानना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते हैं। सभी को गुरु तो बनाया था उन्होंने, तो जो परंपरा हाँ बनाया था, लेकिन वो टेम्परेरी गुरु बोला, टेम्परेरी गुरु है हमारे। टेम्परेरी गुरु कहाँ बनते हैं? वो उनका विचार है। अगर आप आध्यात्म की राह पर है, जब परंपराओं से निबंध हो गए, हमारी संस्कृति से निबंध हो गए, तो अब क्या फिर करें। महाकुंभ नगर में मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद भी अब नहीं रुकेगी मोबाइल संचार की व्यवस्था। महाकुंभ क्षेत्र में अंदर और बाहर कई जगहों पर मोबाइल चार्जिंग यूनिट लगाए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन मोबाइल डिस्चार्ज होने की समस्या देखने को मिली थी, जिसके बाद 14 स्थलों पर मशीनें लगाई गई हैं। 21 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। आम लोगों की कनेक्टिविटी अपनों से बनी रहे, वो कांटेक्ट में रहें, जिसके लिए प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं। भीषण ठंड के बावजूद आस्था इतनी मजबूत है कि श्रद्धालु न सिर्फ भारी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बल्कि बेहतरीन व्यवस्था के लिए मोदी योगी की तारीफ भी कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कुंभ में स्नान किया, पूजा की, तो वहीं एक साथ 5000 नागा साधुओं को दीक्षा का कार्यक्रम भी देखने को मिला। कुंभ पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ की निराली छटा हर दिन और सुंदर और भावमय होती जा रही है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंगा किनारे संतों का तप हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। भीषण ठंड के बावजूद आस्था इतनी मजबूत है कि श्रद्धालु न सिर्फ भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं, बल्कि बेहतरीन व्यवस्था के लिए योगी मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संगम में गंगा स्नान किया और कुंभ स्नान का पुण्य हासिल किया। यह मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और भारत का यह पर्व है, यह भारतीयता का भी यह पर्व है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक यह पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उधर कुंभ में आज एक अद्भुत तस्वीर भी दिखी, जो आम लोगों को आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। आज 5000 नागा साधुओं को दीक्षा दी गई। इस दौरान अलग अलग अखाड़ों में कठिन तप पूरा कर चुके इन साधुओं को नागा साधु बनाने के लिए तमाम प्रक्रिया पूरी की गई।
इस दौरान नागा साधुओं की 16 श्रृंगार पूजा देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई। एक तरफ कुंभ परिसर में श्रद्धा का भावमय माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस के अलावा 40 कंपनी पीएसी भी तैनात है। पीएसी की टीम ने अभी तक कुंभ क्षेत्र में 12 श्रद्धालुओं की जान बचाने का काम किया है। जी, इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से 40 कंपनियों से अधिक पीएसी बल का व्यवस्थापन विभिन्न स्थलों पर किया गया है, जिसमें ये महाकुंभ मेला क्षेत्र शामिल है, कमिश्नरेट प्रयागराज शामिल है और जीआरपी शामिल है। रेलवे पर भी जो है वो 8 कंपनी पुलिस बल व्यवस्थापित है। कमिश्नरेट प्रयागराज में 5 कंपनियों का व्यवस्थापन किया गया है और 27 कंपनियों का व्यवस्थापन इस माघ मेले क्षेत्र में, जिसमें झूसी साइड, अरेल साइड और परेड साइड शामिल है। इस प्रकार लगभग 40 से अधिक कंपनियों का व्यवस्थापन है। ये जो जितने भी स्नान घाट हैं वहां पर पीएसी की जो बाढ़ राहत दल की कंपनियां हैं, 10 कंपनियों का व्यवस्थापन सभी स्नान घाटों पर है, जो जल पुलिस के साथ, एसडीआरएफ के साथ और एनडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार राउंड द क्लॉक अपनी ड्यूटियों का निष्पादन कर रहे हैं। कुंभ में हर कदम पर एक नई और अनोखी तस्वीर है। साधुओं के तप के भाव हैं, तो श्रद्धालुओं की भक्ति का उत्साह भी है। ये सिलसिला हर दिन ज्यादा अद्भुत और ज्यादा अलौकिक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।